सो आई होप पहला 2 चैप्टर आप लोग कर लिए होंगे उसको, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि उससे आपको मदद कर पाऊँ। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वीडियो ऑलरेडी आपने क्लास 9 में भी किया है, चैप्टर 4 9 का, और अपने फिर क्लास 10 में मिल रहा है, पर यहाँ पे हमें इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व भी करना होगा। लास्ट ईयर हम एक इक्वेशन बनाते थे, इस बार 2 इक्वेशन बनाएंगे। फिर भी पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये आपका होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें कि ए हमारा 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 नहीं हो सकता, और आपका फिर एंड आप बोल सकते हैं एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपका ax प्लस by प्लस c, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू, उसका डिग्री आपको याद होना चाहिए, इसका डिग्री 1 होता है, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं तो आपका 1 है, तो यहाँ पे डिग्री आपका 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी लिख लीजिए आप, बेटर होगा आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और एवरी टाइम आपका हर एक इक्वेशन का सम जब आप करेंगे इस चैप्टर में, तो हर इक्वेशन का आपका 2 इक्वेशन एवरी टाइम बनेगा। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर 3.1 जब आप करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls. तो आपको लास्ट में ये पूछा गया कि कितना लड़का और कितना लड़की है, तो आपको ये दोनों पहले लिख लेना चाहिए कि कितना बॉयज और कितना गर्ल्स है। जब हमें जो चीज़ नहीं पता उसको हमें x और y मानना होगा, दो पार्ट को। तो जैसे हमें बॉयज नहीं पता तो लेट द नंबर ऑफ boys be x and number of girls py, दो आप ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 2 इक्वेशन बनेगा। अब एक क्लास में आपको पता चल गया कि 10 स्टूडेंट हैं, तो भाई हमें पता है कि 10 स्टूडेंट अगर है तो मतलब कि लड़का और लड़की को प्लस करने से 10 होगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट अगर आपके क्लास में अगर मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, उसमें कुछ लड़का है और कुछ लड़की है, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो मेरा पहला इक्वेशन होगा कि x प्लस वाई, तो आपका 10 दिया होगा आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपका होगा यहाँ पे, जैसे कि आपको बोला गया है कि अगर एक तरफ आपका लड़का है और एक तरफ लड़की है, तो यहाँ कहा गया है कि लड़की 4 ज्यादा है आपका, तो लड़की अगर आपको 4 ज्यादा है तो मतलब आपको लड़के में 4 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, तो गर्ल्स 4 मोर मतलब हमें लड़के में 4 प्लस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, जैसे एक तरफ x लिख दीजिए और एक तरफ y लिख लीजिए। तो जैसे कि लड़की में 4 ज्यादा है तो लड़के को 4 प्लस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लड़की को 4 कम करेंगे तो भी आप कराएंगे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो बट क्वेश्चन को मैं आपको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ग्राफिकली मैं आपको दूसरा वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली इसमें सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा। तो मैं अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करता हूँ, ग्राफिकली नहीं, मैं आपको बोल दिया। ग्राफिकली मैं कोई और क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा उसमें। तो अलजेब्रिकली जब अगर अलजेब्रिकली सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आ गया और बोल दिया कि सॉल्व इट, तब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब तो ये जरूरी कि ग्राफिकली करें या अलजेब्रिकली करें, तो हमारा मर्जी। पर अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है अगर आपका कि सॉल्व ग्राफिकली, तो ही आपको ग्राफ करना है, ग्राफ के थ्रू, नहीं तो आप अलजेब्रिकली कर सकते हैं। अलजेब्रिकली जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, जैसे कि अब ऑलरेडी आपका y का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
ऑलरेडी y का वैल्यू बना हुआ, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y का वैल्यू आपका बना हुआ, y का वैल्यू आपका ये y है और इसका वैल्यू आपका x प्लस 4 है। तो देखिए y का वैल्यू x प्लस 4 है। इन इक्वेशन आप 1 में पुट कीजिएगा, तो आपका 1 ये रहा, क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी हमारा फ्रेम हो चुका है, तो हम इस y का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो y के जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस 4 से, तो ये तो आपका x आ ही गया, प्लस का प्लस, और y के जगह आपका बैठेगा, y का वैल्यू ये रहा, तो आपका बैठेगा x प्लस 4, तब आपका 10 होता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस x आपका 2x होता है, प्लस 4 होता है, इक्वल टू 10 होता है। अब आप पहले नंबर को शिफ्ट कीजिए उस तरफ, 2f 10 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 6 होता है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 6/2 करेंगे तो x का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो इस तरह आपका x निकल गया, x का वैल्यू, x और y पकड़े थे। अब नेक्स्ट में हमें y निकालना है, तो इसमें आप क्या कीजिए, फिर अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, आपका x का वैल्यू निकल चुका है, तो x इन इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे। इस बार आपका इक्वेशन 2 ये था, देखिए, तो बस x का जगह आपको 3 को पुट कर देना है, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू y, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो हमारा x और y का वैल्यू हमारा निकल चुका है। तो बस लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज आपका, आपने x पकड़ा था जो कि 3 आया, और नंबर ऑफ गर्ल्स आया आपका 7। तो बॉयज और गर्ल्स मिल गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि हम लोग को पता था कि लड़का और लड़की को प्लस करते हैं, तो देखिए खुद चेक कीजिए अपना समझने के लिए, लड़का और लड़की को प्लस करेंगे तो आपका 10 हो जाता है, और ध्यान से देखिए तो लड़की आपका लड़के से 4 ज्यादा है, लड़का 3 है और लड़की 7 ज्यादा है, तो आपका मतलब हुआ कि लड़की 4 ज्यादा है। तो इस तरह अपना आंसर वेरीफाई हो गया। दिया गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आप पेंसिल और पेन को x और y ले लीजिए, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be x and the cost of 1 pen be y। तो एक पेंसिल का दाम पता चल गया x और एक पेन का दाम y भी पता चल गया हम लोग को। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि हमें दिया 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम अगर x है तो आपका 5 पेंसिल का दाम होगा 5x, और फिर आपका दिया 7 पेन, तो 7 पेन का हो गया आपका y, तब आपका टोटल रुपीस होगा, आपका इक्वेशन बता रहा है 50 रुपीस। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाता है। सेकेंड कंडीशन बोलता है, तो आप अगेन लिख सकते हैं वहां पे, अगेन लिखिए आप इसको, 7 पेंसिल मतलब 7x एंड 5 पेन। अगर 7 पेंसिल और 5 पेन को अगर हम लोग टोटल करते हैं, 5 पेंसिल का दाम और 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम को अगर टुगेदर करें तो मेरा 46 रुपीस होता है क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका 2 इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना और x और y निकालना है कि एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम कितना होता है। तो इसमें कोई भी सिंगल मतलब x के साथ सबका बड़ा बड़ा कोएफिशिएंट है, x सिंगल का 1 कोएफिशिएंट का है ही नहीं कोई, तो हम किसी भी इक्वेशन को जो हमें लेना है नीचे को आप उतार लीजिए, जैसे 1 को भी उतार सकते हैं, 2 को भी उतार सकते हैं, आपका बात है। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 को नीचे उतार लेते हैं हम लोग, ये बनता आपका 5x, ये बनता 7y और ये बनता 50। अब इसमें आप x का वैल्यू बनाना चाहेंगे मान लेते हैं, तो पहले 5x आपको रखना पड़ेगा, तो 50 माइनस 7y। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू हमको चाहिए तो 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया x का।
हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x का जो वैल्यू है हमें 1 में नहीं बैठा सकते क्योंकि हम लोगों ने इसको 1 से बनाया था। अगर आप 1 में x का जगह पुट करें तो दोनों तरफ कैंसिल होकर पूरा गायब हो जाएगा, इक्वेशन ही गायब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू को सेकंड में बैठाना है, जहां से बनाए उसमें नहीं बैठाइएगा। अगर आप 2 से बनाते तो 2 में नहीं बैठाते, 1 में बैठाते, ऐसा होता है। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट करेंगे 1 में तो 5x का जगह अच्छा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ये लिखना पड़ता आपको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम 2 में पुट करेंगे क्योंकि 1 से हम लोग बनाए थे इसको, तो 2 में पुट करेंगे आप, तो 2 में होगा 7, x का जगह आपका रिप्लेस होगा, ये वैल्यू आपका x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, तो 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5, फिर आपका प्लस x का वैल्यू हो गया रिप्लेस 7x का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस किया आपने, प्लस 5y इक्वल टू 46। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ y वेरिएबल दिख रहा है, बाकी सॉल्व आपको करना होता है, कैसे आप करते हैं। तो y जब निकल जाएगा फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपना आंसर आराम से x का वैल्यू भी निकल जाएगा हमारा। इसमें पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा 3 में, क्योंकि ऑलरेडी हम x का फ्रेम कर चुके हैं, x का बस y का वैल्यू पुट करते हैं अपना आंसर इजीली आ जाता है। तो 1 और 2 में बैठा के कोई मतलब नहीं बनता आपका, पर आप 1 2 में फिर भी बैठाएंगे तो भी ऐसा नहीं कि गलत है आपका, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो उसको आप सिंपलीफाई हम लोग करते हैं ऊपर वाले को, तो आपका होगा 7 इंटू 50 350, पॉइंट 7 7 49y बाय 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 350 माइनस 49y प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम जैसे 5 नीचे 5 थे इसलिए एज इट इज बैठ जाएगा, क्योंकि 5 1 जा होता है तो 1 इंटू दिस सेम रहता है, पर यहाँ पे 1 है, 1 हाउ मच 5 5 है, तो 5 5 है 25y, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, आपका 1 है, इसके वजह से क्रॉस हो जाएगा, पर नीचे 5 है इसलिए एज इट इज रहेगा, क्योंकि 5 1 जा 5 तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, 1 5 है तो 5 इन 5 25 1। अब आप इस 5 को वहां भेज दीजिए, तो 350 माइनस 49 प्लस 25 होता है आपका 24y, और यहाँ पे 46 इंटू 5 आप लेके जा सकते हैं। 350 माइनस 24y इक्वल टू आपका 230 होगा। इसको रखिएगा, ध्यान रहे आपका एक बात कि जब माइनस यहाँ 24 रख रहे हैं तो साइन को भूल नहीं जाइएगा, ये साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस से तो आप छोड़ नहीं सकते इसको। आप 230 माइनस 350 तो माइनस 24y इक्वल टू इसको माइनस करके माइनस 120 होगा आपका। माइनस माइनस काट दीजिएगा, दोनों तरफ निगेटिव है तो निगेटिव तो वैल्यू आएगा नहीं भाई, पेंसिल और पेन का दाम निगेटिव कैसे जा सकता है। तो y का वैल्यू आपका होगा 120 डिवाइड बाय 24, और 24 का टेबल में आपका 1 जा 5 जा आता है, तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब इसमें हम लोग को पुट करना होगा वैल्यू को, y का वैल्यू, जैसे y निकल गया तो यहाँ पुट करेंगे हम। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3, तो x इक्वल टू कितना था आपका 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5, तो आपका यहाँ पे y का जगह आपको बैठाना है 5, 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5, तो होगा 50 माइनस 35 बाय 5, सो इट विल बी 15 बाय 5, 5 से काटिए आपका 3, तो आपका वैल्यू हो गया x का 3, x का वैल्यू आपका 3 आ जाता है। तो बस आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, therefore कॉस्ट ऑफ 1 पेन को आपने
y पकड़ा था, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹3। ये आपका इसका आंसर हो गया। इफ अगर अपना दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ये आपका दो इक्वेशन है, इस टेबल को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा कॉपी में, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, algebraic interpretation, type of equation। तो पहला कॉलम कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन एंड टाइप ऑफ इक्वेशन। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो जैसे कि मान लेते हैं ये दो नंबर होगा ना, x का आगे नंबर होगा, इस x का आगे भी कुछ नंबर होगा, तो a1/a2, तो अगर आपका a1/a2 मतलब इन दोनों का रेशियो अगर b1/b2 से अगर आपका इक्वल नहीं होता है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ग्राफिकल में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में क्या होगा, दो लाइन जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, तो इसलिए मैंने लिखा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब भी किसी इक्वेशन का दो का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, उस दो इक्वेशन का रेशियो, तब आपका इंटरसेक्टिंग मिलेगा। और अलजेब्रिक में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, x का भी एक वैल्यू, y का भी एक वैल्यू, और यू कैन से एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन। थर्ड कॉलम को रहने दीजिए, मैं एक साथ उसको फिर बताऊंगा, समझाऊंगा आपका। पहले इन दोनों कॉलम को क्लियर कीजिए। अगर आपका ऐसा हो सकता है कि तीनों रेशियो सेम हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2, तीनों अगर इक्वल हो, तो ग्राफ में क्या होगा, तब उस समय आपका जो ग्राफ बनता है, उस समय एक लाइन जो बनेगा उसके ऊपर दूसरा लाइन भी उसके ऊपर होगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगे कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इस समय अगर एक देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा था, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन हुआ। x का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा और y का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा आपका, पर यहाँ पे जो कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं बल्कि ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो मतलब इसमें इनफिनिट आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट पे एक सॉल्यूशन हो सकता है। जितना x का वैल्यू होगा उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग टू x आपका y का वैल्यू दूसरी तरफ होगा। जो आपका x वैल्यू चेंज होगा तो y भी आपका चेंज होगा। तो इसमें हम बोलते हैं इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड जब करेंगे, थर्ड में होगा आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा भी हो सकता है आपका कि पहला दोनों भी इक्वल हो और तीसरा आपका इक्वल ना हो रेशियो, तब उस समय क्या होगा, आपका जो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का दो लाइन जो बनेगा वो पैरेलल होगा, दोनों लाइन मीट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हुआ ग्राफिकली आपका पैरेलल लाइन होगा। और आपका जो कि दो लाइन आपका मीट नहीं किया तो सॉल्यूशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर दो लाइन मीट करता, पहला में इंटरसेक्ट हुआ तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हुआ, दूसरा में एक के ऊपर एक था तो इन्फिनिट गया,
तीसरा में दोनों मिला नहीं, जब मिला नहीं तो उसका सॉल्यूशन का तो कोई सवाल ही नहीं, कि दोनों लाइन जब मिला नहीं तो कोई इसका कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं, इसलिए आपका यहां पे लिखना होगा नो सॉल्यूशन। और लास्ट कॉलम को फिर आप लिख लीजिए, इसमें सॉल्यूशन है तो आप कंसिस्टेंट लिख दीजिएगा, जिसमें सॉल्यूशन है उसमें कंसिस्टेंट लिख दीजिए, कंसिस्टेंट। इसमें भी सॉल्यूशन है, इन्फिनिट है तो क्या है, पर सॉल्यूशन तो है, तो कंसिस्टेंट। और तीसरा में सॉल्यूशन नहीं है इसलिए इसको लिखिएगा इनकंसिस्टेंट। और एक बात बोलना चाहूंगा, जहां पे तीनों इक्वल होता है उसको हम, क्योंकि इन्फिनिट में नहीं सॉल्यूशन होता है, क्योंकि x के ऊपर y डिपेंड होता है तो y के ऊपर x डिपेंड होता है, तो डिपेंडेंट भी इसको कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका टेबल हो गया। इस टेबल के हिसाब से अगर आपको टेबल ठीक से याद रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, दो इक्वेशन दे देगा, पूछ के इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो आप पहले रेशियो निकालें a1/2, अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो आप लिख दीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लेते हैं तीनों इक्वल आ गए तो बोल दीजिए कोइंसिडेंट लाइन। अगर मान लीजिए पहला दोनों इक्वल तीसरा इक्वल नहीं हो रहा है रेशियो, तो आप बोलिएगा पैरेलल लाइन हो रहा है। आप कहीं भी पूछ सकता है टाइप ऑफ इक्वेशन, अगर मान लेते हैं कि दोनों नॉट इक्वल a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तीनों अगर इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। और पहला दोनों इक्वल तीसरा इक्वल है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। हम लोग अलजेब्रिकली भी पूछ सकता हूं कि अगर तीनों इक्वल है तो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट में सॉल्यूशन होगा। तो ये टेबल ही आपका सब कुछ है, यहाँ पे बहुत इससे भी सीबीएसई क्वेश्चन देता है इसका, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही आपको, इसलिए टेबल को आप ठीक से सीखिएगा, ये टेबल आपको बहुत काम का है। 3.1 का आप क्वेश्चन 2 को हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेबल रेडी हो चुका है, टेबल हम समझ चुके हैं। तो टेबल के आधार पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं कैसा करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 5x - 4y + 8 = 0 है, और आपका दूसरा दिया जा रहा है सेकंड उसका इक्वेशन, पेयर इक्वेशन जो है उसका 7x + 6y - 9 है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि क्वेश्चन 2 में कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन सेगमेंट लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा a1/a2, इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा इसको a1 कहा जाएगा, इसको a2 कहा जाएगा। b1/b2 निकाल लीजिए, b1/2 y का कोएफिशिएंट को कहा जाएगा -4/6। आप y नहीं लिखिएगा, y लिख के कोई फायदा नहीं, सिर्फ कट जाता है। फिर इसको कीजिए 2 से काटिए, 3 से काटिए, बना -2/3। अगर पहला दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा करके आपका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आपका आ गया since a1/a2 not equal to b1/b2, तो इस रूल में आया। तो इस रूल में हमारा ग्राफिकली क्या था हमारा कि जब अगर पहला दोनों अगर a1/a2 not equal to b1/b2 होता है तो आपका दोनों लाइन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। बस, तो 2 का मान मैंने कर दिया, 2 का 2 भी कर देता हूं, 3 आप कोई मैं कर देता हूं, ये काम कर सकते हैं आराम से। तो 2 कर देता हूं, 3 आपको दे देता हूं। सेकेंड आपका है 9x + 3y + 12 = 0। सेकेंड इक्वेशन है आपका उसका 18x + 6y + 24 = 0। आपको दो इक्वेशन है, बुक में भी आपका दिया गया डाटा। तो पहले रेशियो निकालिए, तो a1/a2, अब आपको पता चल गया होगा a1/a2 कौन सा है, x का कोएफिशिएंट को कहा जा रहा है 9/18, इसको काटने के बाद आपका 1/2 आता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। b1/b2 निकालिए 3/6, इसको काटिए, इसको भी काट के आपका सेम आ गया। पहला दोनों आ रहा है तो तीसरा को भी आपको करना ही पड़ेगा चेक।
अब आप देखिए तीनों आपका रेशियो सेम रहा, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो तीनों अगर इक्वल है तो अपना दोनों लाइन क्या था, एक के ऊपर एक होता था, कोइंसिडेंट होता था। तो सिंस दिस इज इक्वल, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगा, इसको कोइंसिडेंट एप्लीकेशन होगा। तो आपका 2 का भी आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन 3 का 1 करते हैं पहले हम लोग। 3x plus 2y equal to 5 और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x minus 3y equal to 7। आप दोनों कंस्टेंट को लेफ्ट में भी लेके आ सकते हैं, तो दोनों कंस्टेंट राइट में तो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है क्वेश्चन 3 में कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पहले रेशियो ढूंढना पड़ेगा, जो कि रेशियो आपको समझ में आ चुका होगा, 3/2, b1 by b2 2/3 माइनस नीचे लेते हैं, नीचे ना लेके माइनस को हमेशा ऊपर रखा कीजिए, नीचे है तो भी ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, therefore pair of equations are consistent। टेबल का लास्ट कॉलम को देखना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। नेक्स्ट मैं 3 करता हूं उसका 3 का 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो अगर आपका फिर a1 by a2 आपको चेक करना पड़ेगा, तो 3/2 बाय ना लिख के मैं डिवाइड बाय 9 ऐसा भी लिख सकता हूं। तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में आप ऐसा लिखेंगे तो आपका ज्यादा कन्वीनियंट होगा। 3/2 इंटू 1/9, 3 1 जा 3 3 जा कट जाता है, तो ये बन गया आपका 1/6। b1 by b2 को निकालिए आप 5/3 डिवाइड बाय -10, निगेटिव आप नहीं छोड़ सकते हैं। 5/3 इंटू 1/10 माइनस ऊपर रखिएगा, जो कि मैंने बोला 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना -1/6। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो दोनों वैल्यू तो सेम है, पर इसका साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, therefore pair of equations are consistent। नेक्स्ट नंबर 5 कर देता हूं मैं। हमेशा इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखिए तो आपका ज्यादा फायदा होगा। इक्वेशन हमेशा ऊपर नीचे लिखना चाहिए। a1 by a2 4/3 फ्रैक्शन आ गया डिवाइड बाय 2 लाइक दिस, सो 4/3 इंटू 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होगा क्योंकि डिवाइड है, आपको पता होगा, बचपन में आपने किया होगा। तो कितना आ गया 2/3 आ गया, बिकॉज 2 1 2 3। b1 by b2 निकालिए 2/3, दोनों मैचिंग। फिर c1 by c2 निकालिए, अगर पहला दोनों इक्वल है तीसरा आपको करना ही पड़ेगा। फिर 4 का टेबल में आ रहा है 2/3, तीनों इक्वल है। तो सिंस a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, therefore pair of equations
तीनों इक्वल होने से भी आपका कंसिस्टेंट था। आपका सिर्फ एक ही कंडीशन में कंसिस्टेंट नहीं था, जब तीसरा इक्वल नहीं होता था। पहला दोनों इक्वल, तीसरा अगर इक्वल नहीं तो हमारा कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट होता था। तो क्वेश्चन 1 2 3 हो गया आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4 करने वाले हैं, और 4 में हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, उसके बाद सॉल्यूशन ग्राफिकली ढूंढना है। तो ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया, ग्राफिकली हम एक साथ कोई 1-2 शाम कर लेंगे, उसको मैं अभी नहीं कर रहा, बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो 4 का कोई भी आप 1-2 क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, जैसे कि 4 का नंबर आप 4 का 4 कर लीजिए, बिकॉज पूरा क्वेश्चन ही सेम टाइप का है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन 3 में भी आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करा है, तो आप 4 का क्वेश्चन 4 कर लीजिए, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए 4 कर लेते हैं। 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरा है आपका 4x - 4y - 5 = 0। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गया, और दोनों में हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जैसे कि मैंने बताया आपको, a1/a2 अगर हम करते हैं तो आपका 2/4 होता है, आपका आफ्टर कैंसिलेशन है आपका 1/2 आता है। फिर अगर हम b1/b2 करते हैं तो -2/-4 होता है, माइनस माइनस काट सकते हैं आप, 2 1 जा 2 2 जा, फिर भी आपका 1/2। और c1/c2 को, तो पहला दोनों अगर इक्वल है तो आपको तीसरा तो ढूंढना ही पड़ेगा। -2/-5 तो अपना 2/5 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका a1/a2 = b1/b2 तो हो रहा है, क्योंकि 1/2 दोनों में है, और तीसरा अपना इक्वल हो रहा है। तो सिंस यहाँ पे लिखिए आप कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो मैंने आपको टेबल दिया है उसमें आप देखते हैं कि अगर पहला दोनों इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं, तो आपका क्या होता था, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में आपका लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन ढूंढना है। तो इसका मतलब डायमेंशन का मतलब होता है आपको लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है। तो लेंथ और ब्रेथ, तो पहले तो आप इक्वेशन बनाएंगे, लेट द लेंथ बी x और उसका ब्रेथ आपका होगा ब्रेथ बी y, ये आपका ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग x और y ले लेते हैं, और क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि उस लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। तो हमारा 2 इक्वेशन बनेगा एवरी टाइम। आपका मैंने जो कि आपको कहा था लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन एवरी टाइम बनेगा, इसलिए चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा गया है। तो हर इक्वेशन में अपना 2 इक्वेशन बनेगा ही। पेयर मतलब आपका 2 इक्वेशन बनना ही पड़ेगा। तो एवरी स्टेटमेंट सामने आप देखेंगे तो आपका 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो कहा गया कि लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। तो ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है। अगर आप देखते हैं तो कहा गया कि लेंथ, मान लीजिए मेरा लेंथ है और ये मेरा ब्रेथ है, तो लेंथ जो है 4 ज्यादा है आपका। तो लेंथ अगर 4 ज्यादा है तो आप ब्रेथ में 4 इंक्रीज करेंगे तब ना बैलेंस होगा। इक्वेशन का मतलब होता है कि बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो लेंथ को 4 ज्यादा दिया गया है और ब्रेथ को 4 ज्यादा नहीं दिया, बोले कि लेंथ 4 ज्यादा है, तो आप ब्रेथ में अगर 4 इंक्रीज कर देंगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। इसलिए x = y + 4 ये आपका इक्वेशन मान होगा। लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, मतलब y में हमको 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x आपका ऑलरेडी 4 ज्यादा है। सेकेंड इक्वेशन आपका बोला है हाफ द पेरीमीटर। तो मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपना लॉजिक से, या तो आप जैसे मैं लिखता हूं ऐसा लिखिए, आपको बेटर होगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा 2l + b। हाफ द पेरीमीटर is equal to 36 is given। हमारे क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। आप 2 और 2 को काट दीजिए तो बना लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36, और लेंथ आपने क्या माना है x, तो आपका x प्लस और ब्रेथ को आपने y माना है।
तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। तो इस तरह आपका दो इक्वेशन बन चुका है, x = y + 4 और दूसरा इक्वेशन x + y = 36। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए और x का वैल्यू ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप x का वैल्यू ऑलरेडी बना है, तो हमें कुछ बनाने की नहीं जरूरत है। हम डायरेक्ट इसका x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा हमारा। तो देखिए x का वैल्यू बना, x अकेला है, यहाँ पे x हमारा x का वैल्यू दिया, तो इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, x के जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ लिखना होगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x का वैल्यू आपका निकला हुआ है, इन इक्वेशन 2, आप 2 में पुट कर दीजिए। तो x के जगह आपका y + 4 ये आपका रिप्लेस होगा, तो ये होगा y + 4 + y = 36। इसके बाद तो आपको सॉल्विंग आता ही है, क्योंकि आपने थोड़ा तो आइडिया होगा ही। तो y और y को आप एक साथ या तो अरेंज कीजिए या तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। और वेरिएबल का प्लस करते समय एक बात ध्यान रखिए, आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं होइए। 2y + y अगर है तो आप यहाँ पे सिर्फ इसका आगे का y का कोएफिशिएंट को प्लस कीजिएगा, वेरिएबल प्लस नहीं किया जाता है। तो 2 + 1 3 होता है और y बस ऐसे प्लस होता है। तो हम सिर्फ आगे का उसका नंबर को प्लस करते हैं, वेरिएबल को प्लस नहीं करते हैं। तो 2 + 1 आपका 3 हो जाता है, 3y। तो देखिए, तो y + y, इसका मतलब इसके आगे 1 है और इसके आगे 1 है, तो y + y मतलब 1 + 1 2 और y का y रह जाएगा, +4 = 36। अब आपका होगा 2y, 36 - 4, तो 2y आपका हो जाएगा 32। तो y का वैल्यू अगर 32 से आप 2 को डिवाइड कीजिए तो आपका 16 आता है। तो y का वैल्यू आपका 16 हो गया। तो y का वैल्यू आपका 16 आ गया। अब इस y का वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका x का वैल्यू भी आ जाएगा। Therefore ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x = y के आपके पास y + 4 है ऑलरेडी, तो x = 16 + 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग, इसको कुछ मार्क कर सकते हैं आप चाहे तो 3, यूजिंग 3, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आपका x का वैल्यू 20, तो y का वैल्यू 16 और x का वैल्यू आपका 20। अब आप लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, देयरफॉर लेंथ आपका लास्ट में इसका आपका होने के बाद लास्ट में फाइनली आपको लिखना है देयरफॉर लेंथ = 20 मीटर एंड ब्रेथ = 16 मीटर। ये हमेशा लिखना है आपको, कभी कोई भी स्टेटमेंट सामने लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है।